गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। इन्हीं में से आज हम दो और प्रकार बताने जा रहे हैं। एक है ऑक्सीकरण और अपचयन। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसकी विशेषता होती है पहली कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, जैसे कि उदाहरण में कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ने से CO2 बनती है, तो ये कार्बन का ऑक्सीकरण अभिक्रिया माना जाएगा। इसी तरह से यदि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का त्याग हो तब भी उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया माना जाता है। और दूसरी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में इसको अंग्रेजी में रिडक्शन भी कहा जाता है। इसकी विशेषता होती है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में ऑक्सीजन का त्याग होता है। ये दोनों विशेषताएं होती हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन की क्रिया होती है तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है और हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। इस तरह ऑक्सीजन का कॉपर के साथ सापेक्ष क्या हुआ, ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, जिसलिए इसको कहा जाएगा कॉपर की अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे कॉपर का अपचयन हो रहा है। कुछ अभिक्रिया, अब इन दोनों को मिला के एक अभिक्रिया रेडॉक्स प्रकार की अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स कहते हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ये अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ होती हैं, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। जैसे इसी उदाहरण में देखिए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों जब क्रिया होती है तो कॉपर बनता है और जल बनता है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाने के कारण इसका अपचयन हो गया। ऑक्सीजन निकलने पर क्या होता है, अपचयन, और H2 में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए H2 का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यानी एक तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरी तरफ अपचयन भी हो रहा है, दोनों क्रियाएं हो रही हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ये ना तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना अपचयन, दोनों को मिला के जो अभिक्रियाएं होती हैं यानी दोनों होती हैं, तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे ही याद कर लीजिए। और अब रेडॉक्स यानी ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रियाएं होती हैं, इनके हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होते हैं। दो प्रभाव समझ लीजिए। एक तो संक्षारण जो होता है, संक्षारण कहते हैं जंग लगने की क्रिया, यह ज़्यादातर धातुओं में होती है। तो ये संक्षारण ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के कारण होता है, यानी धातुओं में ऑक्सीजन से क्रिया करने की प्रवृत्ति होती है। वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं या किसी वायु में मौजूद अन्य तत्व से क्रिया कर लेते हैं और खुद को नष्ट करने लगते हैं। किसी धातु के इसकी परिभाषा ऐसे लिखते हैं, किसी धातु के आर्द्रता व अम्ल के संपर्क में आने पर उसकी ऊपरी परत नष्ट होने लगती है। इस घटना को धातु का संक्षारण कहते हैं। कुछ धातुओं के उदाहरण हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पे तो देखे ही होंगे सभी लोग जंग लगते हुए। हवा या नमी में खुला छोड़ देने पर लोहे में जंग लगने लगती है, उसके ऊपर भूरी परत जम जाती है। ऐसे ही चांदी पर, अगर चांदी हवा में संपर्क में रहती है तो उस पर काली परत बनने लगती है और तांबे पर हरी परत बनने लगती है। ये ऐसे उदाहरण हैं जिससे, और ये ऊपरी परत इनकी संक्षारण होने लगता है, धातुओं की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। लोहे की जंग लगने का समीकरण भी यहाँ पे लिख दिए हैं हम। देखिए लोहे पे जंग कैसे लगती है। लोहा यानी Fe होता है,
Fe ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जब नमी उपस्थित होती है तभी ये होती है। ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है, यानी ऑक्सीजन से जुड़ना क्या हो रहा है, लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जंग लगना क्या है, लोहे का ऑक्सीकरण एक क्रिया है। तो संक्षारण को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं? संक्षारण रोकने के लिए यह शब्द लेपन किया जाता है, जिसका मतलब होता है जस्तीकरण। इस्पात के ऊपर इस्पात एक तरह का लोहा होता है, इसको जस्ते के विलयन में डुबो दिया जाता है जंग लगने से बचाने के लिए, इसके ऊपर जस्ते का लेप हो जाता है और जंग नहीं लगती। इसी तरह से पेंट करके लोहे की चीज़ों पे किया जाता है, जिसके कारण वो हवा के संपर्क से बच जाती हैं और संक्षारण रुक जाता है। इसी तरह से एक और क्रिया होती है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में धातु को जिस धातु को हमें संक्षारण से बचाना होता है उसको कैथोड बना के, और दूसरी जो एक धातु होती है उसको एनोड पे रख के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे जो एनोड वाली धातु कैथोड वाली धातु होती है उस पर एक परत बन जाती है दूसरी वाली धातु की, और इस तरह से वो बाद में वायु के सीधे संपर्क से बच जाती है और संक्षारण रुक जाता है। इसी तरह से तेल का लेपन करके भी संक्षारण को कम किया जाता है। लोहे की चीज़ों पे तेल लगा दिया जाता है और ये तरीके अपनाए जाते हैं संक्षारण को रोकने के लिए। अब दूसरा एक दैनिक जीवन में प्रभाव होता है विकृत गंधिता। ये भी ऑक्सीकरण के कारण ही होता है। विकृत गंधिता हमारे खाने की जो चीज़ें होती हैं उनमें होता है। खाने के खाद्य पदार्थ जो होते हैं वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद व गंध बदल जाता है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? वायु के स्थान पर नाइट्रोजन भर दिया जाता है। जैसे कुछ खाद्य पदार्थ पैकेट आते हैं, उनमें देखते हैं आप लोग चिप्स वगैरह में हवा भरी रहती है। वो हवा के बजाय नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीकरण नहीं करती, इसलिए विकृत गंधिता उत्पन्न नहीं होती, यानी स्वाद खराब नहीं होता। ऐसे ही प्रतिऑक्सीकारकों को मिला दिया जाता है। कुछ पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर उनको रखने पर उनका जो पदार्थ होते हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक चल जाते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। और तीसरा तरीका है वायुरोधी बर्तनों में रखकर बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने से बचाने के लिए एयर टाइट जो डिब्बे होते हैं या बर्तन कोई भी, उनमें रख दिया जाता है जब हवा का आसपास ज़्यादा प्रवाह नहीं होता, जिससे वो ख़राब नहीं होते। और एक चौथा तरीका होता है शीतलन द्वारा, यानी फ्रिज सभी के घरों में होंगे। फ्रिज में चीज़ें रखी जाती हैं और वो जो ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं फ्रिज में रखने से और ज़्यादा लंबे समय तक ख़राब नहीं होती। ये विकृत गंधिता को रोक देते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।